यहाँ क्या टेस्ट है आरजू? इंसानियत का टेस्ट है। यहाँ किस चीज का टेस्ट है? इस्लाम का टेस्ट है। लेकिन आप इन दोनों टेस्टों में फेल होते जा रहे हैं। ना आपको इंसानियत की कोई शर्मो लिहाज है, ना आपको इस्लाम का कोई शर्म है, ना पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर्स उसमें भी फेल है। तो अब इस पे क्या किया जाए? हमारे तो भारत में से आवाजें आती रही हैं कि भारत इतना करोड़ों रुपया लगा के इतना डैमेज नहीं कर सका जितना ये लौंडे लपाड़े जो है ये पाकिस्तान के अंदर से 5th जनरेशन बाहर कर गए। इंडिया ने अपने आप को साबित कर दिया दुनिया को कि वो एक कामयाब इलेक्टेड डेमोक्रेसी है बेस्ड ऑन लिबरल वैल्यूज। ये एक, मैं समझता हूं, दुनिया की एक वंडर ही कहना चाहिए। तो वो हमारी गलत पॉलिसीज, ये क्या कहते हैं, मिलिटेंसी को प्रमोट करना, जिहाद के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करना, पता नहीं किसका जिहाद करते फिरते थे ये अफगानिस्तान में। यहाँ क्या टेस्ट है आरजू? इंसानियत का टेस्ट है। यहाँ किस चीज का टेस्ट है? इस्लाम का टेस्ट है। लेकिन आप इन दोनों टेस्टों में फेल होते जा रहे हैं। ना आपको इंसानियत की कोई शर्मो लिहाज है, ना आपको इस्लाम का कोई शर्म है, ना पाकिस्तान लैंड ऑफ द प्योर्स उसमें भी फेल है। तो अब इस पे क्या किया जाए? हमारे तो भारत में से आवाजें आती रही हैं कि भारत इतना करोड़ों रुपया लगा के इतना डैमेज नहीं कर सका जितना ये लौंडे लपाड़े जो है ये पाकिस्तान के अंदर से 5th जनरेशन बाहर कर गए। खलील मियां कब तक फाख्ता उड़ाया करेंगे? ये अब फाख्ता जो है वो नहीं उड़ेगी। अब वो चाइनीज भी नाराज है क्योंकि आपने $26 बिलियन उनका खाया। पठान आपसे नाराज हैं क्योंकि वो कहते हैं हमारे साथ डबल गेम। बल्कि मैं शॉक्ड हूं कि जो तालिबान का हेड है उन्होंने जो पिछले दिनों वहां पे एक जिरगा करके उसके बाद स्टेटमेंट दी है, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जिसने साथ दिया है इसके अलजवारी के अटैक में, ये अच्छी बात नहीं है। वो भी आपके खिलाफ है, टीटीपी खिलाफ है आपके। भारत आपके मगर ये तो मान ही नहीं रहा कि अलजवारी के अटैक में कोई इन्होंने साथ दिया है। ये तो कहना हमें पता ही कुछ नहीं। लेकिन आप अगर लोगों को पता चल जाए कि आप फ्रॉडिये हैं, आप धोखेबाज हैं, तो फिर इसी तरह की शर्तें ना वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। हाँ जाओ यार फलां से मिलते करो, पहले वो देगा तो फिर देखेंगे। इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट वो ये कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी उसकी कल्चरल, एथनिक, लिंग्विस्टिक, कास्ट वाइज ये वरना ही नहीं होता। वो जो जातियां हुई हैं, तो नहीं हजारों हैं, उनके होते हुए इसके बावजूद इंडिया ने अपने आप को साबित कर दिया दुनिया को कि वो एक कामयाब इलेक्टेड डेमोक्रेसी है बेस्ड ऑन लिबरल वैल्यूज। ये एक, मैं समझता हूं, दुनिया की एक वंडर ही कहना चाहिए। क्योंकि जहां से ये शुरू किया था इन्होंने, तो पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत इंडिया के अंदर थी और मसाइल भी उतने ज्यादा थे। लेकिन पॉलिटिकली जो मसाइल स्टेट आपकी हल कर सकती थी और फाउंडर्स ऑफ इंडिया जो हैं वो उन्होंने कर लिए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ब्राह्मण को और दलित को एक वोट दे देना, ये एक, इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल, क्योंकि सारी थियोलॉजी जो है वो उन्होंने साइड पे डाल दी। तो वो हमारी गलत पॉलिसीज, ये क्या कहते हैं, मिलिटेंसी को प्रमोट करना, जिहाद के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करना, पता नहीं किसका जिहाद करते फिरते थे ये अफगानिस्तान में अमेरिकन पैसे के साथ। ये कोई जिहाद है? हाँ जी। और बाद में कश्मीर के अंदर भेज दिए, जो कश्मीर की JKLF की मूवमेंट थी ना फॉर थर्ड ऑप्शन, वो उस दिन जाया हो गई जब पाकिस्तान से लोग आने शुरू हो गए। तो वो खत्म हो गई और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान केस बन गया कश्मीर। और अब कश्मीर जो है, जैसे वो दोनों तरफ वो जिस तरह वो है वो वैसे ही रहेगा। हाँ, तो पाकिस्तान हैज नॉट मेड इंटेलिजेंस पॉलिसीज एंड चॉइसेस। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को देखा और उसके मुताबिक किया। ये तो इमरान खान के मुंह से 2-3 दफा निकल गया है कि मैं एडमायर करता हूँ हाँ इंडिया को। भाई आप इंडिया को एडमायर करते हैं तो उनसे दोस्ती क्यों नहीं करते? ये नहीं कभी बताया हमें। और अगर हम इस बेसिस पे भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो क्या आप बदलाव और क्या फर्क देखते हैं? भाई आपकी भारत की बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स है, बल्कि मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ
मैंने सोचा हुआ था पहले, तो वो बात नहीं हुई। अब मौका कि आपने वो जो है अपना ट्राइबल बैकग्राउंड की ये लेडी है ना, जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, तो ये एज अ वो होता है कि स्टेट की विजन ये शो करती है कि कहीं ना कहीं हर एक का इक्वल स्टेटस माना जा रहा है। थियोलॉजी जो मर्जी कहे, लेकिन हकीकत तो यही है कि एजुकेटेड, पॉलिटिकली अवेयर बीजेपी हो या कांग्रेस या जो भी हैं, वो ये समझते हैं कि स्टेट का काम है कि जो लोग हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड है ना, उनको किसी तरीके से सोसाइटी में ऊपर लाया जाए। तो ये आपका बहुत बड़ा कमाल है, मैं मानता हूँ। और ये मैंने देखा भी है, एक दलित भी तो इंटेलेक्चुअल्स है ना अब, तो वो रिजर्वेशन के जरिए आए। वो एक दूसरे को बहाना बनाते हैं ना, ये तो बहाना होता है जान छुड़ाने के लिए। वो जान छुड़ाते हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें पता है ट्रैक रिकॉर्ड आपका क्या है, आपके प्रोजेक्ट किस तरह आप बनाते हैं, क्या करते हैं। कि कभी तो अर्थक्वेक आ जाता है, कभी दहशतगर्दी की जंग आ जाती है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी पोलियो और कभी कोविड। इनके लिए बाहर से पैसे मांगने का जरिया निकलता रहता है, और अभी फिर ये फ्लड के बहाने जो है पैसे मांग रहे हैं, और फिर दोबारा वही जो आप कहते हैं कि फीसें जमा हो जाएंगी इनके बच्चों की। आरजू, अब आपने दुनिया को जलील कर करके, दहशत गर्दी बेच बेच के, आपने जलजले के पैसे आए, आप वो खा गए। आपको इन्होंने कोविड के पैसे दिए, हमारे रियासत मदीना के फाउंडर को, उसमें 40 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ। तो कितना अरसा लोग आपको पालेंगे, कितना अरसा करेंगे? लोगों को आपकी असलियत समझ आती जा रही है। अब आप मांगते हैं ना, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते ही पहली ट्वीट फेंकी थी, मुझे अभी याद है। उन्होंने कहा इतने बिलियन खा गए हो, 35 बिलियन खा गए हो दहशत गर्दी में, उसका हिसाब दो। अब वो आने वाले रिपब्लिकन वापस, वो फिर मांगेंगे हिसाब। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दुनिया की सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था है। चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो, या फिर वर्ल्ड बैंक हो, सभी ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं, चाहे चीन हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, इन सब से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊपर की ओर जा रही है। और यही रफ्तार अगर बरकरार रहा तो भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। यानी जो आज भारत के अर्थव्यवस्था का आकार $3.2 ट्रिलियन है, वह 2027 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगा। इस समय विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन के बाद जापान है। भारत वहाँ पहुँच जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या जो ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध अगर होता है, तो क्या भारत उसमें अपने को शामिल करेगा? क्या किसी एक देश का पक्ष लेगा? क्या भारत अपने जो अभी तक की गुटनिरपेक्षता की नीति से किनारे कस लेगा? क्योंकि चीन भारत का दुश्मन है और अमेरिका भारत का सहयोगी है। तो क्या अमेरिका के पक्ष में भारत को खुलेआम चीन का विरोध शुरू किया जाना चाहिए? यह सारे सवाल है जो अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में भारत अभी तक तटस्थ बना हुआ है, और उसी तटस्थता का यह परिणाम है कि भारत रूस से तेल गैस सस्ते दामों पर ले रहा है, खाद ले रहा है, और उसी कारण भारत में अभी तक जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनका इन्फ्लेशन यानी उनमें महंगाई बहुत कम बढ़ी है, जबकि दुनिया में के अनेक देशों में महंगाई चरम पर है। यानी इन्फ्लेशन जो भारत में अभी 6 से 7% है, अमेरिका सहित जितने भी बड़े देश हैं उसमें इन्फ्लेशन 13 से लेकर 29-30% तक बढ़ा हुआ है। कुछ देशों में तो, पाकिस्तान जैसे देश में तो 33-34% बढ़ा हुआ है। श्रीलंका का उदाहरण आप देख ही रहे हैं, बांग्लादेश भी IMF के पास कर्ज लेने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्या अपनी तटस्थता की नीति का त्याग करके सीधे युद्ध में चला जाएगा? और अगर कल चीन और अमेरिका में ताइवान को लेकर सुलह हो गया तो फिर भारत की स्थिति क्या होगी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जहां तक पाकिस्तानी मीडिया में जो चर्चाकार कह रहे हैं कि भारत हमेशा से राष्ट्रहित को देखकर ही फैसला करते आया है। भारत, चीन और अमेरिका दोनों देश चाहते हैं कि भारत उनके पाले में आए, लेकिन भारत जानबूझकर अपने सारे हितों का ख्याल करके ही निर्णय लेगा। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद कर वह कूद जाए। भारत हमेशा से यह करते आया है और अब भी करेगा। और यह भी हो सकता है कि भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाए, और अगर युद्ध हुआ ही और युद्ध होना असंभावी हो जाए तो भारत की भूमिका इसमें निर्णायक होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।